आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के एमसीक्यूज के ऊपर। ये इनकम टैक्स के एमसीक्यूज आपके एनुअल एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम्स में या कंपटीशन एग्जाम्स में आ सकते हैं। सिंपल और टफ दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने रखे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन है फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर अग्रिम कर का भुगतान न करने या कम भुगतान के लिए, ओके ध्यान देंगे। देखिए, जब कोई बंदा एडवांस टैक्स नहीं देता है ना, 10,000 से ज्यादा टैक्स होता है तो एडवांस टैक्स देना पड़ता है, ये रूल है। अब अगर ऐसे में कोई बंदा एडवांस टैक्स नहीं देता है तो उस केस में इंटरेस्ट लगेगा 234B सेक्शन के तहत। तो आपका इसका आंसर होगा 234B। ठीक है सर, मैंने इसमें कोशिश की है कि ये मल्टीपल लैंग्वेज में हो ताकि हिंदी वाले एज वेल एज इंग्लिश वाले देख सकें। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें देखिए, उसमें पढ़िए और साथ साथ के रूल्स भी समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 234A कब लगता है, तो अगर कोई बंदे को इनकम टैक्स देना था, मैं नहीं कह रहा एडवांस टैक्स, उसे इनकम टैक्स जमा कराना था पर उसने जमा नहीं कराया, तो 234A लगता है। अगर किसी को एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट देने थे, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देने होते हैं, वो देने थे पर उसने नहीं दिए, उस केस में 234C होता है। और कोई बंदा जब एडवांस टैक्स या 90% ऑफ एडवांस टैक्स जितना बन सकता है उसका 90% पे नहीं करता, तो सेक्शन होता है 234B। ठीक है सर, तो आप कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन निकालने की। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स, अ रेजिडेंट इंडियन, विन्स ₹10,000 इन अ लॉटरी, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? पहली बात, लॉटरी से इनकम होती है, वो इनकम कैजुअल इनकम होती है। लॉटरी सब स्टेट्स में नहीं होती, कुछ एक स्टेट्स में होती है। बात यह है कि जो लॉटरी की इनकम जीतता है उस पे टीडीएस कटता है। ये फैक्ट बात है कि जो लॉटरी की इनकम जीतता है उसे पूरा इनाम नहीं मिलता बल्कि टैक्स कट के मिलता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब लॉटरी का अमाउंट 10,000 से ज्यादा हो। दैट इज, अगर आपकी 20,000 की लॉटरी लगी तो आपका 30% टैक्स कटेगा और बाकी 14,000 रुपया 14,000 आपको मिलेगा। बट अगर आपका लॉटरी का इनाम मान लो 8,000 रुपए है तो आपको पूरा 8,000 रुपए मिल जाएगा। अब इस केस में इसकी मतलब जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10,000 है। तो 10,000 रुपए के केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इस बंदे ने 10,000 की लॉटरी जीती है तो आपकी नो टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स। इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स पूरा रूल्स पे चलता है। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, कुछ एरियाज पे आपका ध्यान जाए, जस्ट इतना ट्राई कर रहा हूँ। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। No tax is deductible. Next is, according to section 80, no loss which has not been determined in pursuance of return filed in accordance with the provision of section 139(3) shall be carried forward. The exception to this are, देखिए, मूल रूप से सेक्शन 80 कहता है, क्या कहता है कि अगर आपको कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, इफ यू डिजायरस टू कैरी फॉरवर्ड अ लॉस, आप एक लॉस को आगे ले जाना चाहते हो तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन दो जगह आपको इम्यूनिटी है या कहीं रिलैक्सेशन है। एक तो है हाउस प्रॉपर्टी केस में और एक है आपका अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का केस में। यानी इस क्वेश्चन में मैं आपको आंसर बताऊं, सारे ऑप्शन जब आप पढ़ लेंगे तो उसका सी आंसर लगेगा कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, या इन अदर वर्ड्स विदाउट फाइलिंग आईटीआर, इनको आईटीआर फाइल किए बगैर भी यू कैन कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, देखिए अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको एक ही बार में रूल समझ में आ जाएंगे। लेकिन पहले बहुत जरूरी ये है सर, आंसर है सी, बहुत जरूरी ये है कि आपने पढ़ाई कर रखी हो। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है और आप सीधा इसमें आ गए हैं तो ये बहुत टफ लगेगा आपको। तो पहले अगर आप अपनी तैयारी कर चुके हैं तो उस तैयारी को चेक करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 70 enables set off for losses under one source of income against the income from any other source under the same head. The exception to this sections are, देखो सेक्शन 70 कहता है कि अगर आपका एक हेड है, फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी में एक हाउस प्रॉपर्टी है दिल्ली में और एक है मुंबई में, तो जो दिल्ली में लॉस हुआ वो मुंबई वाले प्रॉफिट से कवर हो सकता है। बात करें पीजीबीपी की, बिजनेस प्रोफेशन की, उसमें एक बिजनेस का लॉस हुआ तो दूसरे बिजनेस से कवर हो सकता है।
तो जनरली एक सोर्स की इनकम प्रॉफिट लॉसेस आपस में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी सोर्सेज में आपस में नहीं बनती। जैसे जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता। स्पेकुलेशन लॉस है वो बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो सकता। हॉर्स मेंटेन करने के जो लॉसेस होते हैं वो आप अदर इनकम की और किसी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इसमें आप ऑप्शंस देखेंगे ना, तो अब बी ऑप्शन देखिए, कैपिटल लॉस जिसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, स्पेकुलेटिव बिजनेस उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, स्पेसिफाइड बिजनेस को, और लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। जी हाँ, ये 4 लॉसेस ऐसे हैं सर, ये अपने ही हेड से सेट नहीं होते। बाकी हेड की तो बात छोड़ दो, अपने ही हेड में, सेम हेड में भी ये एडजस्ट नहीं हो पाते, सेट ऑफ नहीं हो पाते। ठीक है सर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इज। अधिकतम अवधि जिसके लिए सट्टे के नुकसान को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो सर इसमें 4 साल है। एक बात आप जनरली याद कीजिए, और अगेन मैं आपको आइडिया दूं तो आप एक रूल के साथ साथ एडजॉइनिंग रूल्स याद कर लीजिए। जैसे बिजनेस में लॉस हो तो 8 साल का कैरी फॉरवर्ड होता है, स्पेसिफाइड बिजनेस हो तो इनडेफिनेट टाइम का कैरी फॉरवर्ड होता है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो तो इनडेफिनेट टाइम का कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन स्पेकुलेशन लॉस 4 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी अगले 4 साल में भरपाई हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर वो लैप्स कर जाएगा। ठीक है सर, ये आपको याद करना है। एक और बात, अब हाथों हाथ ये भी याद कर लेना चाहिए कि स्पेकुलेशन क्या होता है। क्या ये गैम्बलिंग होता है या गैम्बलिंग से अलग होता है? तो सर ये गैम्बलिंग से अलग होता है। स्पेकुलेशन में हम किसी चीज के प्राइजेस को प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये भाव चढ़ेगा या गिरेगा, फिर रियलिटी हैपन होती है और हमारा सोचा हुआ अगर सही निकल जाता है तो हम कमा लेते हैं बिना उस चीज की डिलीवरी लिए। जैसे मैंने आपसे ओरल वे में कहा कि मैंने आपसे 50 तोला गोल्ड खरीदा, सच में नहीं खरीदूंगा, फिर गोल्ड के प्राइसेस का जो डिफरेंस होगा वो मैं कमा लूंगा या गंवा दूंगा। तो स्पेकुलेशन प्रॉफिट या लॉस इस तरह से होते हैं। चलिए नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन कहता है, इसमें जस्ट 20 क्वेश्चन आएंगे और काफी अब तो इजी आएंगे। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD कैन बी कैरी फॉरवर्ड इज। देखिए आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, मैंने कह दिया कि ये जो लॉसेस होते हैं उसे आप इनडेफिनेट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन एक होशियार स्टूडेंट को या जो होशियार होना चाहता है उसको क्या करना चाहिए, एक तो ये समझना चाहिए कि स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से होते हैं। तो बिजनेसेस में कुछ एक बिजनेस होता है जैसे कोल्ड स्टोरेज हुआ, वेयर हाउसेस का बिजनेस हुआ, हॉस्पिटल्स, होटल्स, इस तरह के 12-15 बिजनेसेस हैं जो स्पेसिफाइड बिजनेस हैं। तो एक तो बच्चे को वो याद करनी चाहिए। दूसरा, इसका सेक्शन कौन सा है, इसका सेक्शन 35 AD है, जैसे डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32 होता है। इसी तरह से स्पेसिफाइड बिजनेस का सेक्शन 35 AD है। अब उसके क्या खास फीचर्स होते हैं वो बच्चे को याद करना चाहिए। उसमें एक फीचर ये है कि अगर आपको लॉस हो गया, जैसे कि शुरू में लॉसेस होते भी हैं, तो अगर आपको लॉस हो गया तो आप इसको इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए बिल्कुल अब एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। यस, नेक्स्ट है, बिजनेस लॉस ऑफ द करंट ईयर कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट। वेल, बिजनेस लॉस आप कब सेट ऑफ नहीं कर सकते? देखिए बिजनेस का लॉस आप बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, हाँ, कैपिटल गेन से कर सकते हो, हाँ, अदर सोर्स, हाँ, लेकिन सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम का 36 का आंकड़ा है, तो अगर आपको बिजनेस का लॉस है तो उसे आप सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर अ वुमन असेसी फॉर असेसमेंट ईयर 2021 हु टर्न्ड 60 इयर्स ऑन 2 अप्रैल 2020। वेल, देखो अगर असेसमेंट ईयर 2021 है तो आपका प्रीवियस ईयर हुआ 19-20, कहीं लिख लीजिए। अब ये जो एंड होता है, आपका जो प्रीवियस ईयर एंड होता है वो एंड होता है 31 मार्च 2020 को। अब ये जो मैडम जी हैं वो 60 साल की हुई हैं, लेकिन वो 60 साल की हुई हैं 2 अप्रैल को। कहने का मतलब है जब हमारा ईयर चल रहा था, प्रीवियस ईयर चल रहा था, तब तक वो आंटी जी 60 इयर्स की नहीं हुई, तो उनको अपन जो सीनियर सिटीजन का बेनिफिट होता है वो नहीं दे सकते।
तो इनके लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख होगी। वुमन होने से या मैन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज से फर्क पड़ता है, लेकिन इनकी एज हमारे प्रीवियस ईयर में 60 ईयर नहीं हुई है। सो इनके लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख होगी, यानी 2.5 लाख इनकम होने पे या उससे कम होने पर टैक्स नहीं लगेगा, उससे इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स लग सकता है। ठीक है सर, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, 2.5 लाख। वेल 8 क्वेश्चन हो गया। देखिए व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम ऑफ 2.5 करोड़। वेल अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो सरचार्ज कितना देगा, तो देखिए सरचार्ज जो है वो है सर 10, 15, 25 और 37। ठीक है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से नीचे है तो आपको सरचार्ज देना ही नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ हो तो आपको सरचार्ज, 50 लाख से 1 करोड़ हो तो आपको सरचार्ज देना है 10%। वेल अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ है, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%। जो मैंने अभी भी बोला कि अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है, जैसे कि इनकी इसकी इनकम 2.5 करोड़ है, 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में, तो इसको 25% सरचार्ज लगेगा, 25% सरचार्ज लगेगा। 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम वाले इंडिविजुअल पर 37% सरचार्ज लगता है। हमें पता है पहले इनकम टैक्स होता है, फिर सरचार्ज होता है और फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है। ठीक है सर, तो आप इसे याद कीजिएगा। और मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें आप केवल इस पॉइंट को याद करने की कोशिश मत करो। यहाँ से आपको समझ में आया एरिया ऑफ लर्निंग सरचार्ज, तो सरचार्ज कब लगता है, किस पे लगता है, वो सारा याद करना है। तो इन क्वेश्चनों को आप एक तरीका बनाओ अपने एरियाज को आइडेंटिफाई करने का। फिर क्वेश्चन तो कितने ही बन सकते हैं, एंडलेस क्वेश्चन है। मैं खूब सारे वीडियोस बनाऊंगा तो भी हजारों लाखों क्वेश्चन है जो रह जाएंगे, इसलिए आप उस टॉपिक को कवर कीजिए। और वही वाली बात है, जितना गहरे उतरोगे उतने मोती मिलेंगे। अगर ऊपर से पढ़ोगे तो ऊपर के क्वेश्चन कर लोगे, गहरे पानी उतरोगे तो ज्यादा क्वेश्चन करोगे। चलिए नेक्स्ट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिस्टर पी हु इज अ पार्टनर इन मैसर्स PQR अ फर्म रेजिडेंट इन इंडिया इज। वेल देखो, मान लो एक फर्म है, उसका नाम है PQR, उसने मान लो 3 लाख कमाया, 3 लाख कमाया और मान लेते हैं पी के हिस्से में 1 लाख रुपए आया, तो अब उस 1 लाख का क्या होगा, तो सर वो 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होगा। तो सर इसका पहले तो आंसर लिख देते हैं ए, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बात है कि सर ऐसा क्यों, देखिए फर्म जब पैसा कमाती है तो उस पर 30% टैक्स लगता है, फर्म पे 30% टैक्स लगता है। तो उसी प्रॉफिट का जब बंटवारा होता है तो दोबारा से टैक्स नहीं लगता। इसीलिए एक रूल याद कर लीजिए कि एक पार्टनर को अपनी फर्म से जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वो एग्जेम्प्टेड इनकम है। ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड इनकम है। बाकी ये ऑप्शन कि वो बिजनेस इनकम माना जाएगा, वो सैलरी इनकम माना जाएगा, वो अदर सोर्स इनकम माना जाएगा, ये सब बकवास है। पार्टनर को मिलने वाला हिस्सा एग्जेम्प्ट होता है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत रिपीट हो रहा है तो आप स्किप करके तेज शार्प स्किप करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो मैं आपको कहूँगा कि आप 2 बार वीडियो सुनिए, आपको डेफिनेट समझ में आएगा। और जो काम की बातें नोट कर लो तो बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट इज, आधा पेपर हो गया है। The maximum amount of rebate allowable under Section 87A for assessment year 2021 is, well, rebate वो भी 87A वाली, ये रिबेट मिलती है टैक्स कैलकुलेट होने के बाद। उनको मिलती है जिनकी टोटल इनकम 5 लाख से नीचे हो या 5 लाख तक हो, 5 लाख को एक्सीड ना करे, 5 लाख तक हो, और 12,500 होती है, तो 12,500 की लिमिट है। तो अब आप देखिए पहला ऑप्शन सही है, ए 12,500 इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपए। तो देखिए रिबेट क्यों डाला गया प्रोविजन, स्मॉल टैक्स पेयर्स को मोटिवेट करने के लिए। उनको कहा कि आप चिंता मत करो, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक भी होगी ना तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। 2.5 लाख की तो बेसिक लिमिट है, इवन इनकम 5 लाख तक भी गई ना तो भी हम आपको रिबेट देंगे, आपको माफ कर देंगे। तो ये करके उनको एक मुख्य धारा में लाया गया, उनको एक इनकम टैक्स की रेंज में लाने की कोशिश की गई। तो सर इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इफ मिस्टर वाई's टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इज ₹52 लाख,
सरचार्ज इज पेबल एट द रेट ऑफ 50 लाख तक सरचार्ज नहीं लगता और 50 लाख से 1 करोड़ के बीच वालों पे 10% सरचार्ज लगता है। तो 10% सरचार्ज हिंदी में बोलते हैं अधिभार, वो लगेगा। ठीक है सर, तो आप हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें पढ़ लीजिए। ठीक है सर। unexhausted basic exemption limit of a resident individual can be adjusted against। तो ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि पहले तो समझ में आना चाहिए बेसिक लिमिट क्या होती है, 2.5 लाख की। अनएग्जॉस्टेड का मतलब है कि यूज नहीं हुई। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो सपोज करो एक बंदे की बिजनेस की इनकम है 2 लाख रुपए और उसकी LTCG की इनकम है 40,000 रुपए और उसकी STCG की इनकम है, स्पेशल STCG की इनकम है 30,000 रुपए। ठीक है, तो बेसिक तौर पे नियम ये होता है कि 2 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा और ये जो LTCG है उस पर 20% टैक्स लगेगा और ये जो स्पेशल STCG है उस पर 15% टैक्स लगेगा। लेकिन आप ये देख रहे हो कि आपकी बेसिक लिमिट जो है उसमें गुंजाइश है, 50,000 की गुंजाइश है। इसको बोलते हैं अनएग्जॉस्टेड। तो अपन इस 40,000 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इसमें से 10,000 रुपए शिफ्ट कर देंगे। यानी एक रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में जिसकी नॉर्मल इनकम बहुत कम हो, LTCG को शिफ्ट किया जा सकता है, स्पेशल STCG को शिफ्ट किया जा सकता है। तो इसने यही पूछा था कि आप कौन सी इनकम को शिफ्ट कर सकते हो। जैसे डी ऑप्शन है कैजुअल इनकम को शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। LTCG जो 112 सेक्शन में आता है उसे यस इट कैन बी शिफ्टेड फॉर अनएग्जॉस्टेड लिमिट एंड अंडर सेक्शन 111A जिसको स्पेशल STCG बोलते हैं, दिस प्रॉफिट अगेन कैन बी यूटिलाइज्ड और यू कैन से शिफ्टेड। तो इसका आंसर सर सी होगा, बोथ ए एंड बी। तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था, खैर जैसे तैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट। देखिए अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट कैसे होता है, नॉन रेजिडेंट कैसे होता है, इस पे एक सेपरेट चैप्टर है। तो अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है और अनएग्जॉस्टेड के लिए वो किसी भी तरह की शिफ्टिंग यूज नहीं कर सकता। ठीक है, कोई किसी भी तरह की कहीं शिफ्टिंग यूज नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा डी, नीदर ए नॉर बी। ना तो वो LTCG को शिफ्ट कर सकता है ना वो स्पेशल STCG को शिफ्ट कर सकता है, उसका टैक्स उसे भरना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा हैवी हो रहा है मामला, आसान क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं क्या आता है। 72 ईयर के हैं, 72 ईयर की एज है मिस्टर श्रीवास्तव की। उन्होंने जनरल इंश्योरेंस करवाया है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है। मई के महीने में उन्होंने चेक से दिए हैं 52,000 और कैश से दिए हैं 4,000 रुपए। तो एक तो उनकी एज अच्छी है 72,000 और एक इन्होंने कैश से जो पेमेंट किया हेल्थ इंश्योरेंस में वो एडमिसिबल नहीं है। 80D याद करें, अगर कोई पर्सन अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है या अपने फैमिली मेंबरान्स का हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है तो वो 80D का बेनिफिट ले सकता है 25,000 का। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन का है तो 50,000 रुपए तक का। तो इसने अगर 52,000 पे किया है तो भी इसे बेनिफिट केवल और केवल 50,000 का मिलेगा, 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। जितना पेमेंट आप कैश से करोगे उसका बेनिफिट आप नहीं मिलेगा। ठीक है सर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 50,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mr. Ramesh pays a rent of 5,000 per month. His total income is 280,000. That is the gross total income as reduced by deduction under Chapter 6A. Except word है, except section 80GG. He is also in receipt of HRA. Okay, उसे HRA मिलता है. He would be eligible for a deduction under section 80GG. Well, 80GG नहीं मिलेगा इसको। और देखिए 80GG क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल रेंट पे करता है, मकान किराए का है, तो उसे 80GG का बेनिफिट मिल सकता है। कितना मिलेगा वो एक अलग बात है, उसे मिल सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उसे अपने एम्प्लॉयर से HRA नहीं मिलता हो। अगर किसी पर्सन को HRA मिल रहा हो तो फिर उसे 80GG का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में मिस्टर रमेश जहाँ नौकरी करते हैं ना, वहाँ से उनको HRA मिलता है, वो HRA के प्राप्त करता है।
तो फिर उनको 80GG की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसका आंसर डी होगा, उन्हें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है सर, आगे है द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQB इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक इज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 3 लाख रुपीज। 3 लाख का नियम होता है। देखिए, अगर आप ऑथर हैं, आपने बुक लिखी है, आपको रॉयल्टी से इनकम हुई है, तो रॉयल्टी से इनकम के केस में आपको डिडक्शन भी मिलेगा। सेक्शन का नाम है 80QQB। पर अगर आपने 5 लाख कमाया है तो डिडक्शन 5 लाख का नहीं होगा, 3 लाख तक का ही होगा। 3 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन होता है। उसमें भी बुक्स का टाइप होता है कि बुक्स ऐसी जनरल ब्रोशर नहीं होना चाहिए, बुक रिव्यू नेचर की नहीं होनी चाहिए। तो कुछ रूल्स हैं उसमें कि कुछ खास तरह की किताबें लिखने वाले ऑथर को ही 80QQB का बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा आप और याद करेंगे तो यूं याद कीजिए कि ये बेनिफिट इसलिए दिया गया होगा ताकि बुक राइटिंग को प्रमोशन मिले, लोग बुक राइटिंग करें, उनको कहें मोटिवेट करने के लिए ये डिडक्शन डाला गया होगा। नेक्स्ट 3 लाख का क्या? बस 2-3 क्वेश्चन और हैं। अंडर सेक्शन 80GGB डिडक्शन इज अलाउएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टीज बाय 2 सेक्शन है बेटा, ध्यान रखिएगा। एक तो है GGB और एक है GGC। पहले मैं GGC बताता हूँ। कोई भी बंदा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेगा तो डिडक्शन मिलेगा 80GGC में, लेकिन कंपनीज अगर डोनेशन करेंगी तो उनको डिडक्शन मिलेगा 80GGB में। तो इसका आंसर आएगा एन इंडियन कंपनी। व्हेन एन इंडियन कंपनी कंट्रीब्यूट्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, उसमें भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होनी चाहिए जिसने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो। तो जितना भी आप डोनेशन देंगे आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन GGB और GGC ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा अलाउड टू इंडिविजुअल एंड HUF। अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई HUF है तो वो PPF में पैसा जमा कराएगा, जैसे बैंक वगैरह में PPF अकाउंट खुलवाएगा या पोस्ट ऑफिस में खुलवाएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा। देखिए C और D में टाइट कॉल है। C में लिखा है इंडिविजुअल और HUF को बेनिफिट मिलेगा, D में लिखा है इंडिविजुअल या HUF को मिलेगा बेनिफिट जो कि रेजिडेंट हो इंडिया में। तो देखिए 80C के लिए रेजिडेंट होने की जरूरत नहीं है। 80C में इंडिविजुअल और HUF को वैसे ही बेनिफिट मिलेगा। देखिए अभी अपन बैठे हैं तो इतना लोड नहीं है, एग्जाम में होता तो शायद मुझे भी टेंशन होता है इसमें C है कि D है। तो एक बार आप अच्छे से देखना, इसका आंसर C होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि देखिए कोशिश करते हैं कि रूल्स सावधानी से बताएं, लेकिन मिस्टेक हो सकती है। तो एक बार आप बुक से, और वो भी ऑथेंटिक बुक से क्रॉस वेरीफाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लास्ट क्वेश्चन है एन एसएससी हैज पेड द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 25,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख टेकन ऑन अप्रैल 2016। वेल, पॉलिसी आपने 2016 में ली है, यानी 2012 के बाद ली है, तो आपको 10% की डिडक्शन मिलेगी। जैसे अगर आपकी पॉलिसी 1 लाख की है तो आपको 10,000 का बेनिफिट मिलेगा। अब कोई बंदा ये कहता है सर मैंने तो 25,000 चुका है, मैंने 25,000 पे किए तो मुझे 80C में बेनिफिट मिलना चाहिए 25 का। लेकिन देखिए आजकल जो रूल है वो ये है कि पॉलिसी वैल्यू का 10% ही आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो सर आपका आंसर ए ऑप्शन कहता है कि 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये तो गलत है। बी कहता है 20,000 मिलेगा, सी कहता है 25 मिलेगा। इसका आंसर डी होगा सर। आपको 80C में डिडक्शन अलाउ होगा बट ओनली एंड ओनली 10,000 रुपये। ओके, अप्रैल 2012 से पहले होता तो 20% का रूल होता था। ठीक है सर, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। ये खत्म हो गई है शीट। चलिए और भी वीडियोस बनाऊंगा, अच्छे लगे तो देखिएगा। ओके, थैंक यू।